नमस्कार। महाराष्ट्र में माहौल खराब है। देखिए, बहुत सी बातें फैलाई जा रही हैं, पुलिस भी कह रही है ऐसी बातों के चक्कर में बिल्कुल मत आइए। क्या सच है, क्या झूठ है, यह जानना बहुत जरूरी है ताकि महाराष्ट्र को बचाया जा सके और देश को समझाया जा सके। त्रिपुरा की तस्वीरें जो गलत हैं, झूठी हैं, उनको महाराष्ट्र में वायरल किया गया और इस अफवाह में आकर अमरावती, नांदेड़, मालेगांव, कई शहरों में दंगे भड़क गए। सच जानना इस वक्त बेहद अहम है और सोशल मीडिया के दावों में तो नहीं, बिल्कुल नहीं आना है। सही खबर, सटीक जानकारी और सच क्या है, पूरी रिपोर्ट यहां है। आगजनी, तोड़फोड़, हजारों की भीड़ का जबरदस्त हंगामा। शुक्रवार को महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में जो एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन शनिवार को अमरावती में नजर आया। लगातार दूसरे दिन अमरावती में तनाव बहुत ज्यादा है। जगह जगह पर हिंसा के सबूत मौजूद हैं। कहीं जली हुई बाइकें तो कहीं सड़क पर पड़े पत्थर। हालातों को काबू में करने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में हिंदू संगठन ने आज बंद का आह्वान किया था। बंद के पीछे कल हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में यह बंद का आह्वान किया गया था। अमरावती के राजकमल चौक पर अचानक भीड़ एकत्र होने लगी और अब भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई और आगजनी की घटनाओं को, तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देने लगे। बड़े पैमाने पे तोड़फोड़ की घटनाओं को हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने इसको अंजाम दिया। पुलिस उन पे काबू पाने के लिए, उन्हें तितिर बितिर करने के लिए कुछ जगह लाठीचार्ज का भी पुलिस को सहारा लेना पड़ा। विरोध कर रहे संगठनों ने कुछ दुकानों में आग तक लगा दी। ये राजकमल चौक पर स्थित ये दुकान है जिसको बुरी तरीके से जला दिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम आकर उसकी आग पे काबू पाई है। अमरावती पे पूरी तरीके से तनाव को दूर करने के लिए, स्थिति को नियंत्रण करने के लिए एसआरपीएफ की टीम को भी बुला लिया गया है। अमरावती में धारा 144 पूरी तरीके से लगा दी गई है। पूरे प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया। घंटों की मशक्कत के बाद जब लगा कि अब सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, तभी हिंसा का सेकंड पार्ट एक्टिव हुआ। सुबह राजकमल चौक पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था, तो दोपहर करीब 2 बजे अमरावती के चांदनी चौक में हिंदू संगठनों के खिलाफ विरोध शुरू हुआ। चांदनी चौक का यह इलाका है अमरावती का। इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोनों तरफ से, एक तरफ दूसरे गुट के लोग यहाँ पे एकत्र हो गए, पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, पुलिस पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। सुबह राजकमल चौक पर हिंदू संगठन के लोग एकत्र हुए थे, उसके जवाब में ये चांदनी चौक है यहाँ पर कि आप देख रहे हैं पत्थरबाजी। एक विशेष समुदाय के लोग यहाँ पे पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। पुलिस काफ़ी सूझबूझ का परिचय दे रही है, काफ़ी नियंत्रण में है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये कहा जाए कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन से उतारू हो चुके हैं। पत्थर पुलिस के ऊपर पूरी तरीके से उसके ऊपर, पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं। काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति चांदनी चौक के इलाके में है। एसआरपीएफ के साथ साथ अमरावती पुलिस यहाँ पे तैनात कर दी गई है। एक वो छोरा आप ये देख रहे हैं जहाँ पर एकदम हम लोग यहाँ पे एकदम ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। सबसे अहम बात है कि किसी चैनल, कोई भी चैनल यहाँ तक पहुँचा नहीं है। इंडिया टीवी यहाँ तक पहुँचा हुआ है, जहाँ पर सीधे तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अमरावती में तनाव उत्पन्न हो चुका है। पुलिस यहाँ पे आंसू गैस के गोले फायर कर रही है, ऊपर से वो पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, पत्थर वहां से फेंके जा रहे हैं। पूरी तरीके से ये चांदनी चौक का इलाका पूरीตसे तनाव में से भरा हुआ है। एक तरफ लगातार पत्थर फेंके जा रहे थे, दूसरी तरफ से पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही थी। उपद्रवियों को जैसे मौका मिलता वो तोड़फोड़ मचाने लगते और इस बवाल के बीच एम्बुलेंस तक फंसी रही। अमरावती को कंट्रोल करना पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। तनावपूर्ण की स्थिति बनी हुई है। पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़कर स्थिति को कंट्रोल कर रही है। एसआरपीएफ को भी बुलाया गया है। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइंट सीपी साहब है। सर, क्या स्थिति है अभी? अभी पुलिस बंदोबस्त लगा है, सब जगह हमारा बंदोबस्त है और अब सिचुएशन को काबू कर रहे हैं।
क्या कुछ लोगों को आप लोगों ने क्या हिरासत में लिया है, क्या उन लोगों को गिरफ्तार किया है कुछ लोगों को? नहीं, मैं बताता हूँ आफ्टर। पूरी तरीके से ये पुलिस कर्मी अधिकारियों का कोई ज्वाइंट सीपी है, उनका साफ तौर पे कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस उन लोगों को समझाकर उन्हें भेज रही है। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से एम्बुलेंस भी यहाँ पे फंसी हुई है, एम्बुलेंस को पुलिस रास्ता देकर बाहर निकाल रही है। ये चांदनी चौक का इलाका है। पुलिस और SRPF और एक विशेष समुदाय के लोगों के सामने आमने सामने हो गए। विशेष समुदाय के लोग पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस के ऊपर, पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। ऐसा नहीं है सिर्फ अमरावती में तनाव है, बल्कि पिछले 24 घंटे से पूरे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट है। जो कुछ शुक्रवार को महाराष्ट्र के नांदेड़, मालेगांव, अमरावती और वाशिम में हुआ है, उसने महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि महाराष्ट्र में हुई हिंसा कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये सोचा समझा प्रयोग है। नांदेड़, मालेगांव, अमरावती में क्या क्या हुआ, उसकी एक एक तस्वीर देखिए। ये सब कुछ कैसे हुआ और किसके कहने पर हुआ, ये भी समझिए। नांदेड़ से 255 किलोमीटर दूर अमरावती है। अमरावती से मालेगांव की दूरी 418 किलोमीटर है, लेकिन हर जगह का हाल बिल्कुल एक जैसा है। सबसे पहले नांदेड़ में शुक्रवार को जो कुछ हुआ वो देखिए। जुमे की नमाज के बाद हजारों की भीड़ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर इकट्ठा हो गए और माइक से भड़काऊ भाषण का सिलसिला शुरू हुआ। देखते ही देखते भीड़ हिंसा पर उतर आई और सड़कों पर तोड़फोड़ शुरू हो गई। जब पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने गई तो पुलिस पर ही पत्थरबाजी होने लगी। ऐसा लग रहा था पुलिस को रोकने का प्लान पहले से बना था। जिस वक्त नांदेड़ में हंगामा हो रहा था, ठीक उसी वक्त मालेगांव में प्रदर्शन शुरू हो गए। हाथों में तिरंगा लेकर भीड़ सड़कों पर नारेबाजी करने लगी। मालेगांव के अब्दुल हमीद चौक पर माइक से जो नारे लगाए गए, जो भीड़ चिल्ला रही थी, वो हैरान करने वाली है। इस वीडियो की पुष्टि खुद पुलिस ने की है। जिन लोगों ने ये नारे लगाए, उनकी जांच और पहचान पुलिस कर रही है। 12 नवंबर को मालेगांव में बंद की अपील की गई थी ताकि मुस्लिम समाज शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा सके, लेकिन यह अपील कम, धमकी ज्यादा थी। अगर दुकानें बंद नहीं की जाती तो क्या होता, वो खुद सुनिए। गांधी कपड़ा मार्केट त्रिपुरा के हक में बंद 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 रहेगा। और अगर जुमा के दिन, बंद वाले दिन अगर कोई अपनी दुकान खोलता है तो वो अपनी जिम्मेदारी पर दुकान खोले। बाद में पुकारने वाले को मत बोले क्या रे भैया हमको तो खबर नहीं। याद रहे, जुमा के दिन पूरा गांधी मार्केट बंद रहेगा। गांधी कपड़ा मार्केट त्रिपुरा के हक में बंद 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 रहेगा। बाइक पर लाउड स्पीकर लगाकर सरेआम धमकी देना, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हिस्सा कतई नहीं हो सकता। हमने ये दोनों वीडियो मालेगांव के एसपी सचिन पाटिल को दिखाए। वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें एक शख्स जो है वो गांधी मार्केट का एक शख्स कह रहा है कि अगर आप दुकानें खुली रखते हैं तो जिम्मेदारी आप अपना लेंगे। एक दूसरा वीडियो है जिसमें बहुत सारा मॉब दिख रहा है और प्रोवोकेटिव नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो ऐसे नारे। क्या इस सिलसिले में पुलिस को जानकारी है, पुलिस जांच कर रही है? डेफिनेटली जो पहले वीडियो आपने बताया उस सिलसिले में उस व्यक्ति के खिलाफ जो कार्रवाई कायदेशीर कार्रवाई चल रही है। जो दूसरा वीडियो है उसमें थोड़ा हम लोग एनालिसिस भी कर रहे हैं कि भाई उसमें कहीं एडिटिंग वगैरह कुछ हुआ है क्या, और उसी के साथ उसमें जो लोग हैं वो भी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। मालेगांव में भड़काऊ नारे लगे तो अमरावती में उपद्रवियों ने 20-22 दुकानों में तोड़फोड़ की। अस्पताल तक को नहीं बख्शा गया। मालेगांव में जिस जगह शुक्रवार को तोड़फोड़ की गई थी, जहां पत्थरबाजी हुई थी, वहां पर हमारी टीम पहुंची। ऑन लोकेशन जो कुछ हमारे रिपोर्टर राजेश कुमार ने देखा वो वाकई चौंकाने और डराने वाला है। तस्वीरें दिखा दें जिन दुकानों में तोड़फोड़ हुई है। ये वेटनरी दवाखाना था जो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। यहाँ पर आगजनी भी की गई, आग भी लगाई गई, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और अंदर
कुछ भी नहीं बचा है, या एक एक सामान जो है वो अंदर घुसकर तोड़ा गया है। और ये ऐसा यहाँ पर कई दुकानों में हुआ है। पास के ठीक बगल में संगीता मेडिकल एंड जनरल स्टोर है, उसके शटर को भी तोड़ने की कोशिश की गई। साथ ही आप देखिए मीटर बॉक्स जो है वो तोड़ा गया। क्या टूट गया आपके दुकान का, कौन तोड़ा, पुलिस ने कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। क्या क्या टूटा आपके दुकान का? हमारे टेबल कुर्सी तोड़े गए और कैमरे भी सब तोड़े गए। हाँ, और अंडे गाड़ी भी सब तोड़ डाले ले, साइड की पूरी। दुकान कल खुली थी? नहीं, कल बंद थी। बंद थी, उसके बावजूद तोड़े गए। सोचिए, बंद दुकानों का ये हाल किसने किया? अगर बाजार खुला होता, अगर वहां पर दुकानदार, ग्राहक मौजूद होते तो क्या होता? ये सवाल इसलिए डराता है क्योंकि मालेगांव में इतनी पत्थरबाजी हुई जिसकी कल्पना तक मालेगांव वालों ने नहीं की थी। इसी तरीके के पत्थर कल जो है वो मालेगांव में दोपहर को, शुक्रवार दोपहर को इस इलाके में बरस रहे थे, दुकानों पर बरस रहे थे। जो लोग इस इलाके से गुजर रहे थे उन पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस वाले भी घायल हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पत्थर हैं वो इन दुकानों पर चलाए गए हैं, जिसके वजह से खासा नुकसान हुआ है। अब ये दुकान है, इसका मीटर बॉक्स जो है वो तोड़ दिया गया। उपद्रवी जो थे वो बाकी का सब कुछ अपने साथ लेके चले गए। यहाँ पे दूसरा दुकान है, वहां पर तोड़ा गया। ये दुकान आपका है? क्या नाम आपका? अजीत ओस्तौल। क्या क्या नुकसान हुआ जी? मेरा मीटर तोड़ दिया गया है, ताला तोड़ दिया, शटर पे नुकसान हुआ है। इस इलाके में पत्थरबाजी कर रहे थे वो, न हॉस्पिटल देख रहे थे, न रिहायशी इमारत देख रहे थे, न दुकान देख रहे थे, वो सब पर पत्थरबाजी कर रहे थे। पुलिस वाले घायल हुए, आम नागरिक घायल हुआ। बेसहारा हॉस्पिटल है और वहां पर पत्थरबाजी की गई। आपको जगह जगह पर शीशे जो हैं वो टूटे हुए यहाँ पर नजर आएंगे। यानी कि जो लोग इस पूरे उपद्रव में शामिल थे उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स हो सकते हैं, मरीज हो सकते हैं, वो परेशान हो सकते हैं। हॉस्पिटल में कई पत्थर मारे गए। ऐसी ही तस्वीरें वाशिम से भी नजर आई, जहां पर एक दुकानदार ने दुकान बंद नहीं की थी। जैसे ही दुकान पर भीड़ की नजर गई, उन्होंने दुकान और दुकानदार पर धावा बोल दिया। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में एक दिन, एक साथ, एक वक्त में एक जैसी तोड़फोड़, हंगामा होना किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा लगता है। ये सब कैसे और क्यों शुरू हुआ, इसका सही जवाब पुलिस दे सकती थी। इसलिए हमने ये सवाल सीधे नासिक रेंज के डीआईजी बीजी पाटिल से पूछा। कल दोपहर में रजा अकेडमी के कुछ लोग निवेदन देने के लिए हमारे एडिशनल एसपी और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को वो यहाँ पे आए थे। मालेगांव सिटी के एरिया के अंदर में वहाँ पे एक शहीदों का स्मारक है, वहाँ पे वो इकट्ठा हो गए। तो ये हमारे जो ऑफिसर्स है उन्होंने आगे जाके उनका निवेदन स्वीकारने की कोशिश की। उसके पीछे भी बहुत सारा मॉब जो है वो मॉब चलते आ रहा था। इन्होंने समझाया, वो वापस जाने लगे। उसके बाद में जब ये वो अपना सहारा हॉस्पिटल है और न्यू बस स्टैंड वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने उन मॉब को रोकने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर काफी उन्होंने पथराव किया। ये जो लोग आए रजा एकेडमी के साथ में, क्या प्रोटेस्ट करते हुए आए, क्या जुलूस बना के, और क्या इसकी परमिशन पुलिस की तरफ से थी? कितने सारे लोग एक जगह इकट्ठा हों? निवेदन देने के लिए जो आए थे वो पुलिस को पूछ के आए थे, लेकिन बाकी का जो रैलीज निकाला था उसके परमिशन नहीं था। हम लोग उनके ऊपर भी कार्रवाई करने वाले हैं। पुलिस सीधे तौर पर हिंसा के लिए रजा एकेडमी को जिम्मेदार ठहरा रही है, उस पर कार्रवाई करने की बात भी कर रही है। आखिर ये रजा एकेडमी है क्या, और कैसे एक एकेडमी इतने बड़े पैमाने पर हिंसा करा सकती है, ये पड़ताल का विषय है। हमने रजा एकेडमी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना शुरू की। सबसे पहले रजा एकेडमी की टाइमलाइन चेक की तो मालूम पड़ा कि इन्होंने ही महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया। रजा एकेडमी की सोशल मीडिया टाइमलाइन ऐसे पोस्ट से भरी पड़ी है जिसमें बंद की बात की गई है। ऐसा नहीं है सिर्फ पोस्ट ही शेयर की गई, बल्कि पैम्पलेट भी बांटे गए, बाकायदा वीडियो बनाकर मैसेज भी वायरल किया गया। वीएचपी की रैली में सरेआम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी, मुसलमानों पर जुल्म व ज़्यादती, मसाजिद को नज़र आतश करना, कुरान पाक की बेहुरमती करने के ख़िलाफ़ रज़ा एकेडमी ने 12 नवंबर बरोज़ जुमा को रज़ाकाराना तौर पर बंद का ऐलान किया है।
रजा अकादमी की एक पोस्ट में लिखी लाइन के बाद हिंसा प्लान करने का आरोप उन पर लग रहा है। लिखा है, दिखा दो दुश्मने दीन को, गैरते मुस्लिम जिंदा है। दीन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। इस लाइन का क्या मतलब है और आज रजा एकेडमी इसके लिए क्या मैसेज देना चाहती है, ये हमने सीधे रजा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सईद नूरी से पूछा। देखिए, एक पोस्ट मेरे पास है, आपको मैं दिखाता हूं, जो आपके ही ट्विटर हैंडल का है। इस पर लिखा है, इस वक्त हर काम से बंद कर जरूरी है, अहले ईमान पर फर्ज है रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा देना। इसके आगे देखिए क्या लिखा है, बतला दो हर दुश्मने दीन को, गैरत ए मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है। क्या ये भड़काऊ नहीं है? वाह, ये हमारा दीन है। ये एक जान क्या है अगर हूं करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। रसूलुल्लाह के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने की बात कर रहे हैं, अपनी जान किसी की लेने की बात कर रहे हैं। हम तो जीने के लिए भी ये बोलते हैं कि एक जान क्या है अगर हूं करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और कब्र में जाए तो कब्र में भी ये है कि मेरा दीन व ईमान फरिश्ते जो पूछें तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं। ये तो हमारा दीन है, मजहब है। इसके अंदर कहाँ लड़ाई झगड़ा, अब वो बाल की खाल निकालना और उसके अंदर नुक्स निकालना कौन सी चीज़ है और होती कोई चीज़, तो हमको कोई ना कोई मतलब। तो हर दुश्मने दीन को, देखिए ये जो शब्द है, ये आप जरूर आप अपनी जगह पे बहुत सही भी हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करके लगातार आरोप यही लगाया जा रहा है कि आप जो है सोशल मीडिया के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है। ये हमारा दीन है, हुजूर पर कुर्बान होना ये इस्लाम है। अपने आप को कुर्बान कर देना दीन के नाम पर, रसूलुल्लाह के नाम पर, और क्या चाहिए। देखिए, आप सोशल मीडिया पे लगातार मुंबई बंद, तो आज भी ये बोलेंगे और अभी आपके सामने बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, एक मुंबई बंद, औरंगाबाद, बुल्ढाना बंद, लगातार ऐसे पोस्ट क्या है बंद करने में, क्या कौन सी चीज है इसके अंदर है, कौन सी चीज ऐसी है कि जो गैर कानूनी बंद है, बोला बंद बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं। इस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की गई कि तमाम लोग जो है किया गया है कि हुजूर के नाम पर लोग अपनी जानें कुर्बान करने का जज्बा पैदा हो। मतलब आप एडमिट कर रहे हैं कि आप करते हैं कि रसूलुल्लाह के नाम पर मुसलमानों को एक जा होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए, अपनी जान की परवाह नहीं करना चाहिए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर इसका मतलब आप ये भी एडमिट करें कि महाराष्ट्र में जितने भी प्रोटेस्ट हुए, जितने भी लोग सड़कों पर आए, आपके ही अपील के बाद आए। ये आप इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, क्योंकि आप लोग की तरफ से सोशल मीडिया पे लगातार पूरे महाराष्ट्र में आप बताइए कि हमने बोला है कि प्रोटेस्ट बंद में शामिल हुई है, दुकान में शामिल हुई है। मैंने अपनी दुकान बंद कर दिया, आपने अपनी दुकान बंद कर दिया, उसके अंदर चोरी हो गई, तो आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने दुकान बंद करने क्यों बोला। महाराष्ट्र में रजा एकेडमी का विरोध भी शुरू हो गया है। रजा एकेडमी को बैन करने की मांग खुद शिवसेना कर रही है। रजा एकेडमी और रजाकार ध्यान में रखना पूरा। ये रजा एकेडमी के लोग अगर इस तरह का बर्ताव करते तो उसकी हम निर्भत्सना करते हैं। देखिए भाई, हिंदुओं भी, पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, बांग्लादेश में भी तोड़े गए, क्या हिंदू रास्ते पर आया? वहां घटना हुई, उसका निषेध व्यक्त करना ये आपका हक बनता है, संवैधानिक हक आपको दिया हुआ है। लेकिन जो अमन चाहते, प्यार से रहते, उनकी दुकानों पर जाकर हमला करना, तो उसका मतलब क्या होता है? रजा एकेडमी पर बैन की मांग करती है, तो वो रजा एकेडमी गलत काम करी तो बैन होगा ही। मांग क्या करने की जरूरत है? यहाँ अच्छे प्रशासक बैठे हुए हैं, शासक भी अच्छी तरह से बैठे। रजा एकेडमी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन आखिर इस आगजनी, हंगामे, तोड़फोड़ की नौबत आई क्यों? रजा एकेडमी ने बंद का ऐलान क्यों किया, ये जानना भी बेहद जरूरी है। ये त्रिपुरा की वो मस्जिद है जिसको तोड़ने, आग लगाने की फेक न्यूज महाराष्ट्र में उड़ाई गई, जबकि इस मस्जिद को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। खुद त्रिपुरा पुलिस ने मस्जिद की सही सलामती की खबर दी, लेकिन त्रिपुरा पर फेक न्यूज को महाराष्ट्र में धार्मिक मुद्दा बनाया गया, दंगे भड़काए गए, पूरे महाराष्ट्र का माहौल खराब किया गया। त्रिपुरा पुलिस बार बार अपील कर रही है। नॉर्थ त्रिपुरा और पानीसागर में किसी भी मस्जिद में आगजनी की कोई घटना नहीं हुई है। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होने पर तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। मेरी आप सबसे विनम्र अपील है कि इस तरह की रूमर्स को ध्यान ना दें और न ही इन्हें बढ़ावा दें। पुलिस फेक न्यूज फैलाने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। फेक न्यूज वाले कंटेंट पर एक्शन हो रहा है।
अगर आपके पास भी ऐसे कोई मैसेज आते हैं या आप किसी को इस तरह की झूठी भड़काऊ खबरें फैलाते हुए देखते हैं तो सीधे पुलिस से संपर्क करें। बिहार में अपराधी बेखौफ हैं। पूर्णिया में बदमाशों ने सरेआम जिला परिषद अध्यक्ष के पति की गोली मारकर हत्या कर दी। कत्ल की ये लाइव वारदात कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अपराधी आए, ताबड़तोड़ पिस्तौल से फायरिंग कर जान ले ली। घटना के बाद नाराज लोगों ने NH 107 जाम कर दिया और थाना परिसर में आगजनी भी की। पूर्णिया के एसपी ने सरसी थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस घटना के बाद बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पर लोग सवाल उठा रहे हैं। मृतक की पत्नी ने इस हत्या के पीछे मंत्री लेसी सिंह का हाथ होने का आरोप लगाया है। मर्डर की घटना CCTV फुटेज को बिहार पुलिस ने जब्त कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज यूपी में बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। आज अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ने एक दूसरे के गढ़ में जाकर अटैक बोला। आजमगढ़, जहां से अखिलेश यादव सांसद हैं, वहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री अमित शाह थे। वहीं गोरखपुर, जो योगी का अपना इलाका है, जहां के गोरखनाथ मठ के वो महंत भी हैं, वहां अखिलेश यादव ने रैली की। तो किसमें कितना दम है, ये रिपोर्ट यूपी की तस्वीर देखकर साफ हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ का इलाका गोरखपुर और यहां अखिलेश यादव का मजमा। ये जोश और उत्साह दिखाई देता है जो बेरोजगारों ने ठाना है कि बदलाव होके रहेगा। वहीं अखिलेश का गढ़ आजमगढ़, यहां योगी आदित्यनाथ भी आए। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े इल्जाम लगाए। जिन्ना का मुद्दा फिर उठा। उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुक्ता। आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। इन बयानों के पीछे उत्तर प्रदेश की बड़ी लड़ाई क्या है, वो समझिए। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पूर्वांचल ही लड़ाई है। पूर्वांचल में गोरखपुर और आजमगढ़ दो बड़े सेंटर हैं और यहां इन दोनों पार्टियों के बीच बड़ी टक्कर है। आजमगढ़ में दो मुद्दे उठे हैं। पहला है जिन्ना और दूसरा, क्या आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यमगढ़ कर दिया जाएगा। चुनाव से पहले आजमगढ़ में एक नए विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के एक नए नाम का जिक्र किया है। यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में जानना होगा, ये पहचान का संकट कौन लोग थे जो आपके सामने खड़ा किए थे। ये लोग वही थे जो जाति के नाम पर बांटने वाले थे, लेकिन अपने परिवार के लिए भरने वाले थे। आजमगढ़ में करीब 16% मुस्लिम वोटर है और यहां करीब 20% यादव वोटर है। आजमगढ़ सिटी में 29% मुस्लिम और 70% हिंदू वोटर है, जबकि पूरे पूर्वांचल में कई सीटों पर मुस्लिम और यादव मिलाकर 40% से ज्यादा का वोट बैंक बनता है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी यहां की नई पहचान बनेगी। यहां से गुजर रहा एक्सप्रेसवे आजमगढ़ की तरक्की में मददगार बनेगा। अमित शाह ने यह भी बताया कि आजमगढ़ के एयरपोर्ट का काम करीब 95% पूरा हो गया है। इस वक्त पूर्वांचल की लड़ाई बहुत टाइट पोजीशन में है। सवाल है कि मुद्दों में सबसे ज्यादा हॉट क्या है, कौन किस मुद्दे को लेकर स्ट्राइक कर रहा है, जिना पर, धर्म पर, नाम बदलने पर या विकास पर। देखिए आजमगढ़ में अमित शाह ने जैम की फुल फॉर्म पर क्या कहा, उनकी पूरी बात सुनिए। मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा
मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? आजमगढ़ से गोरखपुर तक दूरी 100 किलोमीटर। दोनों लोकेशन पर दो पार्टी के पॉलिटिकल राइवल्स के बीच फासला देखिए। ये चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की बड़ी शोर शराबे वाली तस्वीर है। खुल्लम खुल्ला दंगल हो रहा है। गोरखपुर एयरपोर्ट उतरने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छोटी छोटी कई जनसभाएं की। अखिलेश यादव ने इस दौरान अपना विजय यात्रा रथ रुकवा करके 6 सभाओं को भी संबोधित किया। कल यानी कि 14 नवंबर को अखिलेश यादव कुशीनगर में होंगे और वो इसी तरीके के कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। अमित शाह ने आजमगढ़ में अखिलेश यादव को जिन्ना के मुद्दे पर घेरा है। ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में, बहुत सारे माइनॉरिटी के भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अबे अखिलेश जी को लगता है भाई, क्योंकि चुनावी मौसम आया है। लेकिन बीजेपी सिर्फ जिन्ना ही नहीं, नौकरियों का मुद्दा भी उठा रही है और इस मोर्चे पर दोनों के दावे देखिए। हम लोगों ने शासकीय स्तर पर 4.5 लाख नौजवानों को अगर सरकारी नौकरी दी और लगभग 3 लाख नौजवानों को संविदा के आधार पर नौकरी दिए, 7.5 लाख नौजवान अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी प्राप्त किया है, तो भाइयों बहनों, ये नौजवान मेरे या अमित शाह जी के या मोदी जी के परिवार के हिस्से नहीं, उत्तर प्रदेश के ही नौजवान हैं। लेकिन पहले होता क्या था? नौकरी निकलती थी और नौकरी के साथ ही महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे वसूली में। कहीं चाचा है, कहीं मामा है, कहीं भांजा है, कहीं भतीजा है, ये सभी निकल पड़ते थे। नौकरी जहां मिलनी थी वो संस्थाएं बेची जा रही हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जो हमें आरक्षण से हक और सम्मान मिलता था, अगर संस्थाएं बिक जाएंगी तो नौकरियां और रोजगार कहां पर होंगे? ये बता रहा है कि आने वाले समय में परिवर्तन होना तय है और बदलाव होके रहेगा। आज जनता निराश हुई है इनकी सरकार में। जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हैं। किसान की आय घटी है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। जो लोग ये कहते थे कि महंगाई कम होगी, उन्होंने महंगाई बढ़ाई है। आज गरीब की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भरी जा रही है। यूपी में अपराध शुरू से ही चुनाव का मुद्दा बन चुका है। इसे लेकर योगी ने खुद की मिसाल दी तो अखिलेश यादव ने जवाब में ही उनकी ही मिसाल दे डाली। 2007 में यही आजमगढ़ में मुझ पर हमला हुआ था और तब मैं यहां पर आया था। तब हम लोग आए थे यहां पर, उस समय सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की इसलिए हत्या हो जाती थी क्योंकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और उसने वंदे मातरम के लिए कहा था कि वंदे मातरम का गायन गणतंत्र दिवस पे होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, कॉलेज परिसर में ही प्रिंसिपल कार्यालय के पास ही उनकी हत्या हो जाती है और 1 महीने तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। आज क्या किसी की हिम्मत है कि संघ से कोई सरेआम हत्या कर ले? आज कोई गुंडा किसी राह चलती हुई बेटी और बहन को छेड़ने का दुस्साहस कर पाएगा?
अगर कोई करेगा तो उसे मालूम है कि दुर्योधन और दुशासन के क्या हाल हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन पर मुकदमे थे, ऐसी गंभीर धाराएं लगी थी। ये देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हों। पूर्वांचल की अहमियत को समझना है तो यहाँ की सीटों को देखिए। 28 जिलों में 164 सीट पूर्वांचल से आती है। 2017 में पूर्वांचल की रिपोर्ट देखिए, यहां बीजेपी ने बड़ा चंक जीता था। बीजेपी ने 115 सीट पर कब्जा किया था, जबकि बाकी दल मुश्किल से दहाई के आंकड़े पर पहुंचे थे। मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया है। यहां आप सफाई भी नहीं कर सकते थे, सफाई नहीं करते थे, मच्छरों का शासन था। गोरखपुर पूरा पूर्वांचल दिमागी बुखार से, दिमाग के बुखार से बच्चे मारे जाते। मोदी जी के स्वच्छता के अभियान को योगी आदित्यनाथ ने जमीन पर उतारा और स्वच्छता अभियान के कारण मच्छर मुक्त पूर्वांचल बनाने का काम किया। और माफिया जिस प्रकार का शासन चला, उत्तर प्रदेश के बाहर अपने घर ढूंढने लगे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोगों को ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी के लिफ्ट में खुद मच्छर था और उनकी तमाम एनएसजी नहीं रोक पाई मच्छर को, किसी और को मच्छर मारना पड़ा। और जहां तक सवाल माफियाओं का है, भारतीय जनता पार्टी को सूची जारी करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी क्यों नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार? और भारतीय जनता पार्टी ये बताए, जेल में बड़े बड़े टिफिन में खाना किन माफियाओं के लिए जाता है? कौन से माफिया हैं जिनके पास सरकारी सुरक्षा है? और कम से कम ये तो बताए भारतीय जनता पार्टी कि जिस गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप है, वो गृह राज्य मंत्री आज भी मंत्री है। क्या मंत्री रहते हुए किसानों को न्याय मिल जाएगा? इन सब बातों के बीच अमित शाह ने आजमगढ़ में बीजेपी के प्रदर्शन पर एक बड़ी बात कही। आजमगढ़ वालों से मेरा तीनों चुनाव में एक फरियाद रहा है, भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा की सीटें यहां से नहीं मिलती। इस बार आजमगढ़ वालों को मैं कहने आया हूं, भैया बहुत हो गया, भाजपा के अलावे किसी का खाता न खुले ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा, अब उसे गौर से समझिए। 2017 में यहां की 10 विधानसभा सीट में बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीती थी। इसलिए आजमगढ़ को जीतना बीजेपी के लिए इस बार नाक का सवाल बन गया है। इस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर, सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था। उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने किया। जिस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे। आजमगढ़ के लोगों ने काम करके, मेहनत करके न केवल उत्तर प्रदेश, देश बल्कि दुनिया में नाम रोशन किया है। दुनिया में आजमगढ़ के लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से और अपनी काबिलियत से, अपने हुनर से दुनिया में नाम रोशन किया है। अगर कोई आजमगढ़ को बदनाम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरीके से इन्होंने गोरखपुर में व्यापारी की हत्या की, गोरखपुर को बदनाम कर दिया, उसी तरीके से ये दूसरे जिलों को भी बदनाम कर रहे हैं। ये बदनाम नहीं कर रहे हैं क्योंकि विकास नहीं करना चाहते हैं, कारोबार नहीं करना चाहते हैं, नौकरियां नहीं देना चाहते हैं। ये सही है कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का दबदबा रहता है, लेकिन ऐसा ही दबदबा गोरखपुर में बीजेपी के पास है। 2017 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर की 5 सीटों पर बीजेपी जीती थी। आजमगढ़ की तरह गोरखपुर की भी डेमोग्राफी देखिए। गोरखपुर में 90% हिंदू वोटर हैं, जबकि 9% मुस्लिम वोटर हैं।
गोरखपुर के समीकरणों को देखते हुए बीजेपी यहां धारा 370 का मुद्दा उठा रही है। अमित शाह ने यहां मुफ्त सिलेंडर से लेकर मंदिर वाला वादा भी याद दिलाया। उसके घर में बिजली, घर, शौचालय, स्वास्थ्य के कार्यक्रम, पीने का पानी, गैस का सिलेंडर दिया। और मित्रों, ये समाजवादी पार्टी और बसपा कांग्रेस कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। कहते थे या नहीं कहते थे? आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को आपने दोबारा अधिकार दिया और अयोध्या की उसी भूमि पर भव्य रामलला के मंदिर का शिलान्यास करने का काम। लेकिन बीजेपी जानती है कि सिर्फ धारा 370 और मंदिर वाली बात से वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने स्मार्टफोन वाला ऐलान किया है। जाहिर है टारगेट पर नौजवानों वाला वोट बैंक है। नौजवानों के लिए सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट लेकर के आ रही है। आप देखना, स्मार्ट नौजवान बनेगा यूपी का। अब मोबाइल फोन और स्मार्टफोन के माध्यम से और टैबलेट के माध्यम से ही सारी गतिविधियां घर में बैठ करके ऑनलाइन एजुकेशन की पूरी व्यवस्था भी होने जा रही है। इस सरकार ने 4.5 साल लैपटॉप ना बांटा हो, 4.5 साल न जाने कौन सी टैबलेट देते रहे। अब चुनाव आ गया है तो उन्हें लैपटॉप भी याद आ गया, टैबलेट भी याद आ गई। और जो मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चला पा रहा वो क्या लैपटॉप बांटेगा? ये आज उत्तर प्रदेश में एक योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए जो आज के समय को समझता हो, इंटरनेट को समझता हो, सोशल मीडिया को समझता हो। आज जो तमाम प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिजनेस हो रही है, जहाँ पे एक दूसरे से चीजों का कारोबार चल रहा है, वो चीज समझता हो, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। एक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जो लैपटॉप ही नहीं चलाना जानता हो। अब तो सुनने में आया कि वो स्मार्ट मोबाइल नहीं चला पाते हैं। अखिलेश यादव टेक्नोलॉजी वाले ट्रम्प कार्ड को काउंटर तो कर रहे हैं, लेकिन वो जातीय समीकरणों के साथ बीएसपी के वोट बैंक पर भी पूरा फोकस कर रहे हैं। चुनाव जहां खुशहाली का है, वही चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है। और अपना जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, उस संविधान को बचाने का भी चुनाव है, क्योंकि इसने अपमानित किया है लोगों को। न जाने कितनों के पक्का दिया सरकार ने। हमारे नीली टोपी पहनने वाले साथियों, बताओ अपमानित हुए कि नहीं हुए सरकार में? हम आज हैं। इसलिए बदलाव के लिए, खुशहाली के लिए, नौजवानों को नौकरी के लिए और किसानों के उनकी सम्मान से साथ साथ खुशहाली हो, इसके लिए समाजवादियों की मदद करना। बताओ साथियों, समाजवादियों की मदद होगी कि नहीं होगी? गोरखपुर में अखिलेश यादव ने बेरोजगारी के साथ कोरोना मैनेजमेंट का मुद्दा भी उठाया है। याद कीजिए उस समय पर, जिस समय लॉकडाउन लगा था, हमारे मजदूरों को बताओ कहां से पैदल चल करके आना पड़ा और मैं ऑक्सीजन दे पाई। अगर जान गई लोगों की, न जाने कितने लोगों की जान चली गई, लोगों की जान चली गई, जान बचाई जा सकती थी, लेकिन आज भी सरकार गरीबों का इलाज नहीं करा पा रही। कोरोना कालखंड में कितना अभूतपूर्व कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने किया। सर्वाधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक आजमगढ़ जनपद में भी आने वाले हैं। वे सभी यहां पर आए थे। 1 लाख से अधिक संख्या आपके जनपद में आई थी, लेकिन उन सबको सुरक्षित घरों तक पहुंचाना, भारतीय रेल ने फ्री में उनको यहां पर पहुंचाने की व्यवस्था करना, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से उन्हें पहुंचाने की व्यवस्था करना, उनकी फ्री में जांच, सभी लोगों के लिए फ्री में उपचार, फ्री में राशन की व्यवस्था, फ्री में टेस्ट। इस वक्त यूपी में चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है। योगी सरकार नए शिलान्यास कर रही है। अखिलेश यादव पूर्वांचल में एक्टिव हैं। प्रियंका गांधी भी कांग्रेस में जान फूंक रही हैं। अब इस तरह के हाई प्रोफाइल दौरे रोज होंगे और सब कुछ चुनाव तक जारी रहेगा, क्योंकि 2022 में यूपी पर ही पूरे देश का फोकस रहेगा।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।